I feel is very important for the students, because at this stage when you are doing BSc, you need to know that what is the path after BSc open for you, which can bring you some money to home, like you can get a fixed salary and also pursue your interest. Because those people who are interested in physics, there are many things like application of physics which are interesting, like there is no theoretical work but most of the work practical and hands-on. So we enjoy doing such a practical work. So I am introducing a field to you right now which is medical physics. ये ऐसा फील्ड है कि जो बहुत लोगों ने सुना नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और बाद में जाके जैसे कभी किसी ने बताया या किसी यूनिवर्सिटी में चले गए हम, तो फिर वहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि ऐसा भी कुछ है, तो उस टाइम ये नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या है. सो आई होप टुडेज टॉक वुड बी यूजफुल फॉर यू. I again thank you to HOD Dr. Gaikwad for honoring me and giving me opportunity to talk here. So there are many applications of physics. You are doing BSc, and BSc has chemistry, mathematics and physics as a main component or main subjects. So in different organizations and institutions throughout country, or even in abroad, you might have seen that MSc in the various fields. We find in electronics, astronomy, space science, nanotechnology, applied geophysics, and many other. And one of them is medical physics as well. And there is a countless number. Medical physics is the application of physics in medicine. So medicine means what? You know, there are few departments in a hospital or in a university clinical departments, university clinical setup, that जहाँ पे फिजिक्स का मेजर रोल है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आपने देखा होगा कभी घर का कोई पर्सन है जो सीटी स्कैन करवाने गए, कोई एक्सरे करवाने गए, वो किस पे होता है? वो मशीन के ऊपर ही होता है. लेकिन वो मशीन कैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है, कैसे एक्सरे बनाती है, वो सब चीज़ें क्या क्या है, कहाँ से आती हैं, तो वो फिजिक्स है उसके पीछे. सो वहाँ पे फिजिसिस्ट का रोल आता है. एंड सच डिपार्टमेंट आर मेनली 3 डिपार्टमेंट्स: रेडियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन. रेडिएशन थेरेपी क्या है? जैसे कैंसर ट्रीटमेंट. आजकल जैसे कैंसर इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, हर एक की फैमिली में कोई ना कोई केस, कोई ना कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ऐसी डिजीज भी है. तो उनका जो इलाज करने के लिए मशीन्स यूज होती हैं, वो बड़े बड़े लीनियर एक्सेलरेटर हैं या टेलीकोबॉल्ट मशीन्स हैं. मैं पहली बार आपको ये नाम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. मैं ट्राई करूँगी आपको एक्सप्लेन करने का, बट लेक्चर के बाद भी अगर आपको महसूस होता है कि यू नीड टू टॉक टू मी, आपके मन में कोई क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेरी. तो रेडिएशन थेरेपी में क्या है, हम डोज देते हैं पेशेंट को जहाँ पे भी उसकी डिजीज है अंदर, लेकिन वो दी जाती है हाई एनर्जी एक्सरे रेडिएशन से. बिल्कुल वैसे ही जैसे डायग्नोस्टिक एक्सरे होता है मशीन, तो उसी तरह से ये बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जिसमें से ज़्यादा हाई एनर्जी की एक्सरे निकलती है, जिसकी एनर्जी हमारी डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन से ज़्यादा होती है. तो वो पेशेंट के अंदर ट्रैवल करके जहाँ पे डिजीज होती है वहाँ पे ट्रीटमेंट देती है. पर वो डोज जब पेशेंट के अंदर जाती है तो वो मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कैसे वो इंटरेक्ट करती है, उसकी प्रोसेस है. वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी पे, वो कौन सा पार्टिकल है उस पर भी. लाइक एक्सरे है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है. आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ये देखे होंगे ना, बोर्ड लगे पोलो हॉस्पिटल के, या कहीं कहीं कुछ एडवर्टाइजमेंट, रेडियोथेरेपी का ऐसा मशीन है, वैसा है. तो मशीनों में क्या अंतर है? किसी के घर में कोई पेशेंट होगा तो वो लोग फाइंड करते हैं कौन से मशीन पे ट्रीटमेंट लेना है, तो वहाँ पे वो फिर फाइंड करते हैं, तो उनको डॉक्टर्स बताते हैं, या कभी पेशेंट के साथ कोई गया हो कि देखो ये मशीन का फायदा है, इस पे ये होता है, वो होता है कि इस पे इलाज आपका अच्छा हो जाएगा, उस पे आपका नॉर्मल टिश्यू बेटर बच जाएगा. तो ऐसी ऐसी डिस्कशंस होती हैं. तो बहुत तरह की मशीन है, बहुत तरह की एनर्जीज हैं जो यूज होती हैं. एनर्जीज मतलब पार्टिकल्स भी यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में, जो आयन प्रोड्यूस कर सकती है. अब मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस कौन बेहतर समझ पाएगा, एक डॉक्टर या एक फिजिसिस्ट?
फिजिसिस्ट मतलब एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, एमएससी जिसने फिजिक्स के साथ, कौन बेहतर समझ पाएगा? फिजिसिस्ट, क्योंकि उसको पता है। डॉक्टर्स ने ब्रीफली पढ़ा होगा, लेकिन जो फिजिसिस्ट है उसको इस चीज का डीप नॉलेज होगा। तो रेडिएशन थेरेपी एक है जिसमें रोल है, अदर इज न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में जैसे पेट सीटी मशीन या गामा कैमरा या स्पेक्ट सीटी, ऐसे ऐसे, या डायग्नोस्टिक पेट सीटी तो बहुत कॉमन है, सुना होगा आपने। तो पेट सीटी पे मतलब मेनली डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है। डायग्नोस्टिक मीन्स कि कोई डिजीज फाइंड करना है, किसी को ब्रेन का वो करते हैं, पेट सीटी करते हैं, उसमें पता चलता है कि ब्रेन में डिजीज है, कोई कहाँ पे है, या कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है तो उसका फाइंड करते हैं कहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो वो है। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन में थेरेपी भी आती है, जो बहुत रेयरली किसी ने सुनी होगी, क्योंकि जिसने कभी सुना होगा किसी को थायराइड का कैंसर हुआ, उसको थेरेपी न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट में, कोई यूनिवर्सिटी के किसी बड़े डिपार्टमेंट में गया जहाँ पे वैसा वार्ड था, डिपार्टमेंट था थेरेपी के लिए, वहाँ। डायग्नोस्टिक में बहुत कॉमन है, जैसे मैंने बताया एक्सरे, सीटी मशीन है, किसी के ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी का ऑपरेशन हुआ हो तो वो होता है सियाम में, ओटी में, वहाँ भी एक्सरे रहता है, क्योंकि डॉक्टर प्लेस करता है कोई प्लेट या कहीं पे कुछ डालता है तो वो देखता है कि कहाँ पे उसका लोकेशन प्रॉपरली बैठा है क्या नहीं बैठा है, उसको वेरीफाई कैसे करता है वो उस पर एक्सरे डाल के इमेज लेके वेरीफाई करता है, तो वहाँ पे रोल है। अब ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि बहुत सारी मशीनें, कैथ लैब है, जैसे कैथ लैब में होता है कि हार्ट का आपका बाईपास कर रहा है डॉक्टर या कुछ ऐसा कर रहा है, तो वहाँ भी इमेजिंग का रोल आता है। इमेजिंग उनको देखने के लिए यूज होता है। इमेजिंग कैसे होती है? एक्सरे से होती है। एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूटिलाइजेशन कहाँ पे है? एमआरआई मशीन। बट इसमें जो मैग्नेटिक रेजोनेंस कैसे होती है वो कौन बेहतर समझेगा? जिसने फिजिक्स का एक्सपर्टीज है, जिसमें वो समझता है। और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है। सो अल्ट्रासाउंड इमेज इज ऑल्सो इज वेरी यूजफुल, बट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इन्वॉल्व इन इट। ओके, तो इस तरह से हमारे 3 फील्ड हो गए। बट अब बात ये आती है कि एक्सरे के बारे में, मशीन्स के बारे में एक चीज है कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, वो देखना इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इमेज की, अगर कहीं पे पेट सीटी किया एक पेशेंट का और उसने कुछ पेट सीटी में उसको कहीं पे डिजीज थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट उसका उतना एक्यूरेट नहीं था कि वो उसको पकड़ ही नहीं पाया कहाँ पे क्या था, तो वो उसका पर्पस वेस्ट हो गया ना। पेशेंट ने को रेडियोन्यूक्लाइड दिया, रेडिएशन भी मिल गया, डोज भी मिल गया, लेकिन पर्पस डिफीट हो गया। पर्पस था डिटेक्ट करना। तो वो मशीन ठीक तरह से एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही प्रॉपरली, वो टॉलरेंसेस उसके हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, अपनी कंट्री के भी AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के स्पेसिफाइड गाइडलाइंस हैं कि आप अगर ऐसा इक्विपमेंट खरीदते हो, कोई भी हॉस्पिटल खरीदता है, तो उसका QA जिसको बोलते हैं क्वालिटी इश्योरेंस, वो कंप्लाई होना चाहिए। क्वालिटी इश्योरेंस उसका क्वालिटी चेक होना चाहिए, और वो क्वालिटी कौन चेक करता है? मेडिकल फिजिसिस्ट करता है। ठीक है, तो वो सब में अप्लाइड है, रेडिएशन थेरेपी में भी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग में भी, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी। QA इज वन। बट बिग रोल मेडिकल फिजिसिस्ट का आता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि रेडिएशन थेरेपी होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन यूज होता है। इतना हाई एनर्जी रेडिएशन अगर हम यूज करते हैं और पेशेंट को कैलकुलेट किया हुआ डोज अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, अगर उससे कम मिल जाए तो उसका डिजीज ठीक ही नहीं होगा। तो इस करके कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। तो वो एक्यूरेसी की वजह से फिजिसिस्ट इज रिक्वायर्ड इन रेडियोथेरेपी, कि वो आए, वो ऐसा एक्सपर्टीज, वहाँ पे एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए जो प्रॉपर कैलकुलेशन करके वो करे, और मशीन के एक एक पैरामीटर को अच्छी तरह चेक करे कि वो टॉलरेंस के अंदर कर रहा है काम या नहीं कर रहा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या लगता है? इसमें मैथमेटिक्स यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स यूज होती है, रेडिएशन फिजिक्स कह लो। तो आपका BSc लेवल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह। सो देन
ये ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे रेडिएशन यूज होती है वहाँ पे बिकॉज रेडिएशन जहाँ पे आपको फायदा देती है वहाँ नुकसान भी है। अगर उसका अननेसेसरी अनवांटेड डोज किसी पब्लिक के किसी मेंबर को मिल जाएगा जो ट्रीटमेंट लेने नहीं आया, पेशेंट के साथ आया था, उसको कहीं पे रेडिएशन के जहाँ पे मशीन लगी थी उसके आजू बाजू गया था तो उधर शूट कर रहा था आदमी, रेडिएशन को चालू कर रहा था, पर यहाँ पे सेफ्टी नहीं थी प्रॉपर और उसको बिना मतलब डोज मिल गई। तो ऐसी डोज से बचाने के लिए भी नियम है बहुत सारे। तो इन सारे डिपार्टमेंट में रेडिएशन सेफ्टी का भी रोल है, पर वो सेफ्टी कौन बेहतर समझ सकता है जिसको उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट पता होंगे, ठीक है। और उसमें भी अगेन फिजिसिस्ट बिकम्स RSO, मतलब रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो रेडिएशन सेफ्टी इज अगेन कनेक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल फिजिक्स। सो काफी मैंने बता ही दिया है, पर रेडिएशन इन मेडिसिन मेनली दो तरह से है, दो उसको भाग में डिवाइड किया जा सकता है, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी। डायग्नोस्टिक हैपेंस इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, लाइक एक्सरे जहाँ होता है और CT स्कैन होते हैं वहाँ पे, न्यूक्लियर मेडिसिन जहाँ पे PET CT होता है, तो ये सारे मशीन्स डायग्नोस्टिक के अंदर होते हैं, यूज होते हैं। देन थेरेपी में रेडियोथेरेपी है मेनली, और रेडियोथेरेपी में दो तरह की मशीन्स हैं मेनली, टेलीथेरेपी है, ब्रेकीथेरेपी है। टेलीथेरेपी होती है जिसमें पेशेंट को डोज बाहर से, बॉडी के बाहर से मशीन से एक्सरे बीम या कोई पार्टिकल की जो है फोकस्ड वे में उसको अंदर एंटर करते हैं पेशेंट की बॉडी में, बाहर से दिया जाता है, दैट इज टेलीथेरेपी। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि मशीन है, मशीन तो बाहर है, यहाँ से वो कोई एक्सरे बीम देगी या पार्टिकल देगी, पेशेंट के अंदर एंटर करेगा, बट जहाँ पे भी उसके अंदर डिजीज है वहाँ पे फोकस्ड वे में वो रेडिएशन की डोज डिलीवर होगी, दी जाएगी। और ऐसे ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, ब्रेकीथेरेपी इज वन कैटेगरी। एंड देन न्यूक्लियर मेडिसिन में जैसे मैंने थायराइड का बताया आपको, एक केस है कि थायराइड का कैंसर होता है तो वो न्यूक्लियर मेडिसिन में ट्रीट होता है। तो एक थेरेपी न्यूक्लियर मेडिसिन में जैसे डायग्नोस्टिक है वैसे थेरेपी भी है। हमारी कंट्री में कैंसर इंसिडेंस नॉट ओनली इन अवर कंट्री बट थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज इंक्रीजिंग। नंबर्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे। रीजन क्या है? रीजन कुछ भी है, मतलब देयर इज नो एनी फिक्स रीजन, बट अगर हम ऐसे सोचें कि पहले के टाइम में इतने कम थे, अब क्यों बढ़ रहे हैं, तो मे बी अवर लाइफस्टाइल और सो मेनी फैक्टर्स, मे बी अवर कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ लिविंग, कि उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आए हैं, आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग ले आए हैं, वेस्टर्नाइज बहुत कर दिया है कि अब वो चीज़ें बढ़ने लगी हैं। सो अकॉर्डिंग टू WHO 2020 के कंपैरिजन में अगर 2030 10 साल के बाद हम प्रोजेक्ट करें, 2020 के डेटा से के हिसाब से अगर देखें तो जिस दर से ये बढ़ रहा है कैंसर, तो 2030 में ये 27.8% बढ़ जाएगा अपनी कंट्री में, इंडिया में। सो हमारे यहाँ पे इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। जैसे ये ग्राफ शो करता है कि RT इंस्टीट्यूशन भी बढ़ रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेटर भी बढ़ रहे हैं, टोमोथेरेपी, टेलीकोबॉट, HDR, सारे ये रेडिएशन थेरेपी के मशीन्स हैं जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, ताकि उतने कैंसर सेटअप्स, उतना ट्रीटमेंट सेटअप होना चाहिए जितना पेशेंट बढ़ रहा है उनको ट्रीट करने के लिए। सो डे बाय डे मेडिकल फिजिसिस्ट का रिक्वायरमेंट और उनकी जो क्वालिटी है उसमें भी क्वालिटी शुड इंक्रीज, एंड मेडिकल फिजिसिस्ट की रिक्वायरमेंट या रेडियोथेरेपी में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। सो इन ए क्लिनिकल और इन ए हॉस्पिटल मेडिकल फिजिसिस्ट आर कंसर्न विद 3 मेनली एरियाज ऑफ एक्टिविटीज। क्लिनिकल वर्क में जैसे मैंने आपको बताया कि QA करता है फिजिसिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस चेक करता है, उसमें उसमें बहुत पैरामीटर्स होते हैं। देन रिसर्च भी है, रिसर्च अपने आप आ जाती है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसे करके देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में कुछ आपको ऐसा भी पता चलेगा जो आपको पहले नहीं पता था, या आप जिससे भी आप सीखते हो उसको भी नहीं पता था, तो वो एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, एंड टीचिंग भी आती है। कहीं ना कहीं लाइक एक्सपीरियंस जैसे गेन होता है एक मेडिकल फिजिसिस्ट का, तो विद टाइम यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द स्टूडेंट ऑल्सो, तो वहाँ पे टीचिंग भी आ जाती है। और अदरवाइज भी अकॉर्डिंग टू जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्री के, उसके हिसाब से भी जो आपका स्टाफ है
मेडिकल फिजिसिस्ट का रोल होता है उनको पढ़ाने का भी है, उनको बताना है कि कैसे रेडिएशन से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, किस तरह से आपको आपका प्रोटेक्शन करना है, क्या ऐसा करके आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे हम कहते हैं टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, शील्डिंग एक फॉर्मूला बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस बोलते हैं कि टाइम कम स्पेंड करो ऐसी मशीन्स या ऐसे इक्विपमेंट के साथ, डिस्टेंस रखो, जितना दूरी पे रह के काम कर सकते हो। शील्डिंग, अगर शील्डिंग कोई ऐसा शील्डिंग मटेरियल है तो यूज करो, जबकि शील्डिंग मटेरियल जो ऐसे होते हैं कि हर एक एनर्जी हर एक पार्टिकल के लिए डिपेंडिंग अपॉन कि उसका इंटरेक्शन क्या है उस मटेरियल के साथ, वो कितना शील्डिंग इफेक्ट देगा नहीं देगा वो डिफरेंट है। तो एक्सरे में जैसे लेड एप्रन पहनते हैं हम लोग, वैसे रेडियोथेरेपी में लेड एप्रन हम नहीं पहनते हैं क्योंकि उल्टा उसमें नुकसान कर देता है। तो जब आप कभी फ्यूचर में अगर आप ऐसा फील्ड में चूज करते हो जाने का तो पढ़ोगे तो आपको खुद ये चीज़ें फिर समझ आएंगी डिटेल में। तो मेडिकल फिजिसिस्ट इनकॉर्पोरेट बोथ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड रिवोल्यूशनाइज्ड द मेडिकल साइंस फील्ड टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये पिक्चर में जैसे दिखाया है डोसीमेट्री करता है, डोसीमेट्री मतलब डोज का मेजरमेंट। तो मशीन के जो डोसेस हैं उसको मेजर करना, एक पेशेंट में कितना गया डोज और कितना जो डॉक्टर ने लिखा उतना हमने उसको दिया, तो उसका मेजरमेंट आता है। कैलिब्रेशन ऑफ मशीन्स इज पार्ट ऑफ क्यूए। एक ट्रीटमेंट प्लानिंग है और कोई भी एपरेटस है उसका इंस्टॉलेशन है, क्योंकि इक्विपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप उस टेस्टिंग कर रहे हो मशीन का, क्यूए कर रहे हो, अगर वो इक्विपमेंट ही ठीक नहीं है तो आप कैसे श्योर हो जाओगे कि क्यूए ठीक जा रहा है आपका। तो आपका इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज और इक्विपमेंट आपका टॉलरेंस के अंदर है या नहीं है, उसका मेंटेनेंस ओके है या नहीं, वो भी एक पार्ट आ जाता है आपके रोल में। सो यहाँ पे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में स्लाइड डाला है। दिस इज सीटी स्कैन, दिस इज सीटी स्कैन, ये एक्सरे है। ऐसा दिखता है अगर सपोज किसी ने कभी विजिट ना किया हो तो दैट्स व्हाई पुट हैव दिस पिक्चर्स। ये कैथ लैब है राइट साइड, यहाँ पे पेशेंट लेटा रहता है, ये सीएम लगी है, ये रोटेट करती है पेशेंट के आजू बाजू और इमेज लेती है। डॉक्टर इधर ही मशीन के बगल में खड़े रहते हैं और वो अपना प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे ना वेन्स वगैरह दिख रही हैं कुछ, तो वो जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जहाँ पे भी वो वहाँ पे कोई ब्लॉक होता है किसी की आर्टरी में या कहीं पे, तो दिखता है उनको। तो ब्लॉक में स्टंट डालते हैं, जैसे वो सब प्रोसीजर करते हैं। तो अंडर एक्सरे करते हैं, अंडर एक्सरे इमेजिंग। यहाँ नीचे है ये सीएम, ये सीएम है, ये मोबाइल होती है, इसको मूव कर सकते हो। सपोज एक ओटी में डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, वहाँ ले जाते हो, फिर दूसरे ओटी में ले जाते हो। और ये मोबाइल एक्सरे है, सपोज पेशेंट मूव ही नहीं हो सकता, आईसीयू में है या कहीं है, तो लेकिन उसका एक्सरे निकालना इंपॉर्टेंट है, तो उधर पे जाके उसका एक्सरे लेके आया जा सकता है। तो इसका सेफ्टी कैसे होगा वगैरह, दैट कम्स अंडर फिजिसिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हॉस्पिटल। न्यूक्लियर मेडिसिन में है इस तरह का इमेजिंग होता है। देखो ये ऑरेंज जो दिखा रहा है, यहाँ पे एक रेडियो न्यूक्लियाइड इंजेक्ट करते हैं बॉडी में पेशेंट के, तो उसका जो अपटेक होता है तो वो कहाँ पे पहुँचता है, कितने टाइम में, कितने डिले से, और उसमें भी स्कैनिंग के डिफरेंसेस होते हैं कि इतने टाइम के बाद डिलेड स्कैन लेना है। वो जैसा उनको डॉक्टर्स की उसमें आता है ना कि उनकी स्टडी जो भी वो पढ़ के आते हैं उसमें उनको उनकी डिग्री में उनको सिखाया जाता है कि मतलब इतने मिनट के बाद एक स्कैन लेना है, इसका उसके हिसाब से वो डिजीज को फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम है। एंड ये आयोडीन के कैप्सूल है, आयोडीन 131 एक रेडियो आइसोटोप है। तो जब भी किसी का हाइपरथायराइड होता है, जैसे उसमें ज़्यादा सेलेक्टिव है, तो उनको कम करने के लिए इसको देते हैं ताकि फ्यू सेल किल हो जाए। फ्यू किल हो जाते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म कम होता है, एक वो है। थायराइड कैंसर है तो भी दिया जाता है। तो लेकिन इस तरह के जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के जो सेंटर्स हैं वो छोटे सेंटर्स पे नहीं होता है, ऐसा कोई बड़े हॉस्पिटल है या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी है या वहाँ पे ऐसे प्रोसीजर होते हैं। यहाँ पे ये देखो लैब जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये लेड का पूरा शील्ड है, इसके पीछे रेडियो आइसोटोप पड़ा होता है, वहाँ से सिरिंज में भर के लिया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए लेड रखा जाता है। ये एक गामा कैमरा है, मशीन है, यहाँ पे पेट है, ये दिस इज पेट बट दिस इज गामा कैमरा। तो इसमें भी बहुत सारी तरह की मशीन्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी। तो देन इज रेडिएशन थेरेपी, इसमें पेशेंट का सीटी करते हैं, सीटी निकाल के
फिर डॉक्टर उस पर ड्रॉ कर देते हैं एक्चुअली डिजीज कहाँ पे है। जैसे ये दिखाया है इसमें, जो ये इस तरह का मार्क होगा तो दैट शोज की डिजीज यहाँ पे लंग में है। अब उसको कैसे ट्रीट करना है वो फिजिसिस्ट डिसाइड करते हैं कि उसको हम रेडिएशन किस एंगल से देंगे ताकि उसका डिजीज टारगेट हो, उसकी डिजीज के ऊपर फोकस्ड वे में जो डोज देना है वो चला जाए, बट उसके जो ऑर्गन नॉर्मल हैं, जैसे यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ी है, इधर इसोफेगस है ये पड़ी है, ये कोई हार्ट को जाने वाली आर्टरी पड़ी है, ये लंग है, ये रिब्स हैं, इन पे ना जाए या इन पे कम से कम उतना जाए, मतलब उस एक हद से एक्सीड ना करे, क्योंकि हर एक ऑर्गन का एक टॉलरेंस लेवल है रेडिएशन का, वो एक लिमिट तक ही टॉलरेट कर पाते हैं। उसके ऊपर अगर आप उसको दोगे, ऑर्गन को अगर मिल जाता है तो उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अगर किडनी है सपोज, उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उसमें उसके ऑपरेशन में, उसकी फंक्शनैलिटी में वो फंक्शन नहीं करता फिर प्रॉपर ऑर्गन, लाइक कभी कभी 1/3 ऑर्गन डैमेज हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड को एक लिमिट से ज़्यादा अगर मिल जाता है डोज तो ब्रेक होने का चांस होता है। तो इसीलिए फिजिसिस्ट शुड बी क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल, इतना कि वो हर चीज़ को अच्छी तरह वेल वर्स्ड हो, अच्छी तरह नॉलेजेबल हो, ताकि वो अच्छी तरह अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे करना है उसको वो सजेस्ट कर सके ऑन्कोलॉजिस्ट को। ऑन्कोलॉजिस्ट रेडियोथेरेपी में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो मेडिकल फिजिसिस्ट का रोल बहुत प्रोमिनेंट है रेडियोथेरेपी में कंपेयर टू डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। रेडियोथेरेपी में एक तरह से फिजिसिस्ट डिपार्टमेंट का बैकबोन है, उसके बिना डिपार्टमेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता है। 70% रोल एक फिजिसिस्ट का होता है, क्योंकि वो मशीन लगवाता है, मशीन की क्यूए टेस्टिंग करता है, फिर उसके एक एक पैरामीटर के पे पहले खुद कॉन्फिडेंस लेता है कि वो अच्छी तरह से 100% कॉन्फिडेंस से अच्छा काम कर रहा है। फिर उसके बाद, बिकॉज अगर ऐसा ट्रीटमेंट आप दोगे, अगर वो लेफ्ट या राइट कहीं शिफ्ट हो गया, ये बीम्स मान लो मशीन की एरर की वजह से मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, उसका टेबल जिस पे पेशेंट लेटा था उसको किसी ने मूव किया, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा लेफ्ट या राइट मूव हो गया बाई चांस किसी फॉल्ट की वजह से मशीन में, तो आप सोचोगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऑर्गन्स में कोई डोज अननेसेसरी चला जाएगा या ज़्यादा कम चल, तो ऑर्गन विल डैमेज ना। तो दैट इज़ वाई ऐसी जो एक्यूरेसी है इसमें मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिसिस्ट वो सारी एक्यूरेसी को इंश्योर करता है कि वो रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट प्लानिंग इसको बोलते हैं, तो इसमें उसका मेजर रोल है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ डिजीज मार्क करके देता है, यहाँ पे डिजीज है, यहाँ पे ऑर्गन है, अभी यू हैव टू मेक ए बेस्ट प्लान, जो भी बेस्ट तरीके से आप प्लान करके उसको देंगे। तो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट अप्रूव करता है, और टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, जिसको रफ लैंग्वेज में टेक्नीशियन बोल देते हैं, बट आजकल कोई बोलता नहीं है, बिकॉज टेक्नीशियन वर्ड मोस्टली उन लोग के लिए यूज होता था जो डिप्लोमा होल्डर्स होते थे, बट ये टेक्नोलॉजिस्ट भी काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। इनमें बीएससी किए हुए लोग होते हैं, जो बीएससी एमएससी किए रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में, तो दोज पीपल ट्रीट देम, बिकॉज उनको भी सफिशिएंट नॉलेज होता है कि अगर देखो, उनको भी एक्यूरेसी का ये पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए कोई एरर फ्री डिलीवरी होनी चाहिए पेशेंट की, किसी तरह का कोई एरर मशीन पे नहीं आना चाहिए। तो बहुत सेफ्टी से उनको जैसा पेशेंट को सेटअप करने बोला गया है वैसा ही सेटअप करना है, तो वो सब चीज़ें इंश्योर करके चलते हैं वो लोग। तो देखो फिजिसिस्ट का रोल यहाँ जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, डोसीमीटर कर रहा है, वाटर का टैंक लगा के मशीन ऊपर है, तो वहाँ से जो रेडिएशन बीम आ रही है वहाँ से वो देख रहा है कि वहाँ पे डोसीमीटर लगे होते हैं, वो डोसीमीटर मतलब काफ़ी एडवांस्ड मशीन्स हैं ये, इनफैक्ट ये क्यूए डिवाइसेस भी बहुत एडवांस्ड है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो बहुत एक्यूरेसी से ये मेजरमेंट करती हैं ये डिवाइसेस। तो इन डिवाइसेस के साथ वो मेजर कर रहा है जो भी पैरामीटर उसको पेशेंट की प्लानिंग के लिए चाहिए या पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, वो सब फाइंड आउट करता है पहले। तो पेशेंट ट्रीटमेंट देने से पहले वो इंश्योर करता है कि जो भी वो देना जा रहा है उस पर उसको 100% कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हिस्सा है, और ये ऑफ कोर्स पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेडियोथेरेपी के इक्विपमेंट में ये टेलीकोबाल्ट मशीन है, इसमें कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप यूज होता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी ओल्ड मशीन जो सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेटर, मतलब जो एक्सरे प्रोड्यूस करने वाले मतलब ये अपना वोल्ट पावर ऑन करके, बेस्ड ऑन पावर ऑन किया तो एक्सरे मशीन एक्सरे बीम जनरेट होगी। तो ये वाले जो इक्विपमेंट हैं जिसमें जो पावर से कनेक्टेड हैं, तो ये बहुत बाद में आए हैं। तो टेलीकोबाल्ट यूज टू बी सबसे पुराना। बाद में इसमें भी मॉडिफिकेशन हुई, इसकी जो क्या बोलते हैं इसका जो मशीन टाइप है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं विद टाइम। स्टिल ये टेलीकोबाल्ट इज अ वेरी यूजफुल मशीन एंड हेल्पिंग सर्विंग टू पुअर पेशेंट ऑफ द कंट्री। जो लोग एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं ले सकते वो अभी स्टिल ऐसी मशीनें हैं, मतलब देखो सबसे पुरानी भी है और अभी तक हैं, तो इन पे ट्रीट होते हैं। एंड लीनियर एक्सेलरेटर बहुत एडवांस्ड मशीन्स हैं, इस पे मतलब बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जिसपे पेशेंट को कम रिएक्शन मिलते हैं, स्टिल ट्रीटमेंट बेटर हो जाता है। तो बहुत एक्यूरेट मशीन्स हैं। ब्रेकीथेरेपी मशीन है, इसमें देखो ये कैथीटर है, इसमें रेडियो आइसोटोप रहते हैं, जैसे इरिडियम 192 है आइसोटोप, कोबाल्ट 60 भी है, सीजन भी है। तो ये कैथीटर लगे हैं, कैथीटर के थ्रू एक वायर है, वायर ट्रेवल करता है पेशेंट के अंदर, एप्लीकेटर एक डाला होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेटर। तो ये ब्लू कलर के कैथीटर दिख रहे हैं, तो कैथीटर के थ्रू सोर्स यहाँ तक जाता है। वो भी प्लानिंग होती है उसकी, फिजिसिस्ट ही प्लानिंग करता है उसकी। तो वो प्लानिंग होती है और देखता है, जैसे ये ब्लू लाइन दिखाई है कि ये इतना % का डोज है जो उसको यहाँ तक पेशेंट को मिल रहा है। तो यहाँ से ये कैथीटर के थ्रू सोर्स जो है रेडियो आइसोटोप ट्रैवल करता है, अंदर जाता है और प्लान्ड वे में वो वापस आता है मशीन के अंदर ट्रीटमेंट करने के बाद। तो वो जो ड्वेल टाइम है, वो कितना टाइम सोर्स वहाँ पे रुकेगा अंदर उस पोजीशन पे, वो भी प्रोग्राम्ड रहता है। वो हम लोग प्लानिंग के टाइम ही उसको फाइनलाइज कर देते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे रेडिएशन बाहर आ रही है, पेशेंट के ऊपर जाके उसको ट्रीट कर रही है। सो सी यहाँ पे डोज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, डोज कैसे है, जहाँ पे रेड है वहाँ पे हाई डोज है, आसपास धीरे धीरे कम हो रही है। देखो ये ऐसे एक्सरे बीम दी है, सेंटर में ट्यूमर है, फिजिसिस्ट प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पे क्यूए कर रहा है, ये नीचे के तीनों चीज क्यूए के हैं, ये डोसीमेट्री के हैं, these two are dosimetry, this is quality assurance. So Madam Curie has a enormous role in radiotherapy and in the medical physics, and the day 7th of November is still is celebrated as a International Day of Medical Physics. She discovered radium in 1898, जिसको मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत लंबा टाइम यूज किया गया। हमारे पास एक बुक भी है ऐसी ब्रेकीथेरेपी में जिसका नाम ही है द रेडियम डोजेज। मतलब डॉक्टर्स ने और फिजिसिस्ट ने रेडियोथेरेपी में रेडियम को इतना यूज किया है कि रेडियम की डोज का आइडिया, ये डिजीज में इतनी डोज देनी है, बहुत लंबा, और रेडियम के साथ एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। बट लेटर ऑन उनको समझ में आया कि इसका नुकसान था, क्योंकि इसकी जो डीके स्कीम थी उसमें इनको रेडॉन गैस मिल रही थी जो हजार्डस थी, बीटा भी इसमें था जो जिसका रेंज शॉर्ट था, तो वो पास में डोज इतना दे देता था तो गामा से उतना बेनिफिट नहीं ले पाते थे। तो बाद में ये डिसकंटिन्यू हुआ इसका यूज, और शुरू में क्योंकि नहीं पता होता, धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है, डिस्कवरी होता है, उस पे रिसर्च होती है, बेटर रिसर्च होती है, तो ही चीजों का पता चलता है। दैट इज व्हाई मैडम क्यूरी डाइड बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया एंड हर डॉटर एज वेल डाइड बिकॉज ऑफ ल्यूकेमिया, बिकॉज उन लोगों को रेडियो एक्टिविटी से ही कैंसर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हजार्डस भी है, जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे हजार्ड भी है। सो वी हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ रेडियम, और बहुत इनिशियली यूज किए गए रेडियो आइसोटोप में रेडियम था। दैट्स व्हाई वी गिव ऑनर टू मैडम क्यूरी। Now the question is how to be medical physicist. So for to be medical physicist, the requirement is BSc regular course with physics as one of the main subjects, studied for 3 years, and mathematics as one of the subjects, studied for minimum 2 years from a recognized university. Okay, MSc होने के बाद, MSc में एडमिशन हुआ, 2 साल की MSc होती है, उसके बाद में 1 साल का इंटर्नशिप होता है जो आपको किसी रेडियोथेरेपी सेंटर पे या हॉस्पिटल में लेना होता है अंडर सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड सीनियर मेडिकल फिजिसिस्ट, जिसको उतना एक्सपीरियंस है जितना ये भी बताता है होना चाहिए। तो आफ्टर दैट देयर इज एग्जाम कॉल्ड RSO मेडिकल एग्जाम। RSO स्टैंड्स फॉर रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर।
So this exam is conducted by RPAD BRC, and there are 3 attempts for this exam with negative marking, which is written examination. If you clear that, then there is Viva examination. So if all is done, then you become a RSO, Radiation Safety Officer. Then after after becoming a qualified RSO and you are working in the field, after 3-4 days AERB asked to appear for a online exam, which is easy, not very difficult. So we appear for it, but the minimum marks is 80 out of 180 minimum marks. But there is no negative marking in this type of test, which is used for continuation of RSO medical certification. Actually ये certification एग्जाम है. जैसे मैंने आपको फिजिसिस्ट के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, क्यूए, डोसिमेट्री होती है, प्लानिंग होती है, और सेफ्टी मेनली आरएसओ के रोल में आता है. तो फिजिसिस्ट और भी कई काम करता है, जैसे फैसिलिटी डिज़ाइन करने में, इक्विपमेंट नया खरीद रहे हैं तो कैसा स्पेसिफिकेशन वाला इंस्ट्रूमेंट लेना है, कौन सा आपको मशीन ज़्यादा सपोर्टिव होगा, और जो कोई बेचने वाला आ गया वो दे रहा है मशीन, तो उसमें जो चीज़ें वो बेच रहा है हम लोगों को, क्या वो हमारे पेशेंट के लिए सूटेबल हैं, हेल्पफुल होंगे, या क्या ऐसी चीज़ है जो बेहतर है मार्केट में जो हम बाई कर सकते हैं. तो उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बनाना होता है, कैसा चाहिए इंस्ट्रूमेंट या डोजीमेट्री इंस्ट्रूमेंट, वो मेडिकल फिजिक्स देता है. मशीन का टेस्टिंग कंप्लीट मैंने बताया आपको. देन शील्डिंग जो चेक करते हैं, जैसे आपकी फैसिलिटी है, मशीन लगी है, बिकॉज मशीन तो बहुत हाई एनर्जी एक्सरे वाली मशीन है, तो नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल पब्लिक जो है उनके लिए भी वो हार्मफुल हो सकती है. तो हमारे पास जो रूम में जो दीवारें लगी हैं, दीवारें इतनी मोटी और उतनी सफिशिएंट शील्डिंग देने वाली होनी चाहिए, ताकि उसके बाहर अगर कोई आता है, विजिट करता है, तो उसको डोज रेडिएशन की वजह से जो मिल रहा है वो एकदम इतना कम होना चाहिए जितना अलाउड है. मतलब हमारी रेगुलेटरी बॉडी इंडिया की है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना, ऑस्ट्रेलिया के, तो वो सब कंप्लाई होने चाहिए, क्योंकि वो गाइडलाइन भी इसी समझ के ऊपर बने हुए हैं कि उतना अगर डोज मिलेगा तो लोगों पे रेडिएशन के इफेक्ट पाए नहीं गए हैं, नहीं होते हैं, तो उसके बेस पे. देन पीरियोडिक कैलिब्रेशन वो करता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग में आ जाता है, बीम डेटा पूरा अंडरस्टैंड करता है, और सुपरविजन करता है सर्विसेज की. सर्विस कोई भी मशीन की इंजीनियर ही करता है, लेकिन उसने क्या किया, उसके करने के बाद प्रॉपर सर्विस करके गया तो मेरा इंस्ट्रूमेंट का कोई क्वालिटी में इफेक्ट तो नहीं आया, तो वो देखता है. आरएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेफ्टी आती है. सेफ्टी में कई तरह की सेफ्टीज हैं, मैंने ये सब जो लिख दी, मतलब यहाँ पे डाल दी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपनी कंट्री में जो एप्लीकेबल हैं अभी आजकल, तो वही है. तो बट मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि सेफ्टी, जैसे वर्कर की सेफ्टी, जो वर्कर हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको जो डोज मिल रहा है काम करने की वजह से, वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, या पब्लिक को डोज लिमिट के अंदर होनी चाहिए. और आपको हॉस्पिटल के ओनर हैं या आपका मैनेजमेंट हॉस्पिटल का होता है या डॉक्टर्स हैं, उनको आपको असिस्ट हेल्प करना होता है ऐसे प्लान्स बनाने के लिए कि किस तरह आप प्रोटेक्शन कर सकते हो वर्कर्स की या उनके पेशेंट की, या किस तरह आप कर सकते हो, क्योंकि उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता. that knowledge is with physicist and RSO. So then we train also, जैसे मैं ट्रेनिंग भी देते हैं डिपार्टमेंट में जो स्टाफ रहता है ना, क्योंकि उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उनके साल में 1 या 2 ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं, जिसमें उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ड्रिल करानी पड़ती है. अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कि रेडियो आइसोटोप निकल के गिर जाएगा, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे. तो कभी भी कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि दिमाग अपना वैसा ही है कि वो एक्ट नहीं करता जब तक आप ये नहीं हो ना, तैयार नहीं हो उसके लिए. अगर आप उस चीज़ की रोज प्रैक्टिस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रैक्टिस करोगे, जैसे 6 महीने में एक बार कर रहे हो, तो आपको वो स्टेप याद रहते हैं हमेशा. माइंड को एक प्रैक्टिस रहती है, चाहे आप एक डमी के ऊपर ड्रिल करो, तो इसलिए वो ड्रिल जो है आरएसओ करता है. वहाँ पे कैलिब्रेशन को इंश्योर करता फिजिसिस्ट है, बट जो उस सेंटर या डिपार्टमेंट पे आरएसओ होता है, जो वो भी तो फिजिसिस्ट ही होता है. वैसे आरएसओ भी बेसिकली फिजिसिस्ट है, क्योंकि फिजिसिस्ट होने के बाद ही आरएसओ का एग्जाम दिया होता है. तो लेकिन आरएसओ की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि उसने बीआरसी का टेस्ट दिया होता है, और वो हॉस्पिटल में हो रही जो सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, प्रोटेक्शन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना.
कि काम सारे कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वैसे होता है, तो वो आदमी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को साल के बाद जैसे एक रिपोर्ट भी भेजता है कि हाँ हमारी फैसिलिटी में उनके पूरे क्वेश्चनियर होता है, उनका लिखा हुआ कि आप ये सब क्यूएज हैं आपके यहाँ पे प्रॉपर हो रहे हैं क्या, आपको हेल्थ सर्विलेंस का बताता है कि हेल्थ वर्कर की ठीक है क्या, क्योंकि ये ना होना कि अगर एक स्टाफ ने आज आपके यहाँ पे काम करने आया 2 साल के बाद उसको कैंसर हो गया, अब वो कैंसर क्यों था, क्यों हुआ, कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उसकी डोज ज़्यादा आ रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, उसको ज़्यादा रेडिएशन से उसको रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर हो गया उसको, तो वो भी आरएसओ को ध्यान देना होता है कि उसका हेल्थ रिपोर्ट भी चेक करना है हर साल, तो उसकी डोज भी मॉनिटर करनी है। डोज मॉनिटर कैसे करता है, इंस्ट्रूमेंट से करता है, इंस्ट्रूमेंट कौन से लेने हैं, अगेन फिजिसिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी और आरएसओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर फैसिलिटी का सर्वे करता है, पहले फैसिलिटी को बनवाता है बता के कि कैसा बनाना है, फिर उसके बाद उसका आसपास इंस्ट्रूमेंट से चेक भी करता है कहीं पे कोई लीक तो नहीं है, कभी अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया तो डैमेज हो गया तो कहीं पे कोई लीक हो तो भी चेक करता है। सो आरएसओ का रिक्वायरमेंट कैसे है, एक डिपार्टमेंट में आरएसओ एक होना ही चाहिए, फिजिसिस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके पास जो मान लो आरएसओ अभी क्वालिफाई नहीं किए या आरएसओ उनका क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने दिया था एग्जाम नहीं हुआ, बट वो फिजिसिस्ट तो हैं, फिजिसिस्ट की तरह काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एमएससी मेडिकल फिजिक्स का डिग्री है और इंटर्नशिप किया हुआ है, तो वो क्वालिफाइड फिजिसिस्ट है एआरबी के हिसाब से। तो वहाँ पे फिजिसिस्ट 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन आरएसओ एक मैंडेटरी होता है एक हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में होना। और वैसे ही नंबर ऑफ फिजिसिस्ट, जैसे एक डिपार्टमेंट में 2 मशीन है तो एक मशीन के पीछे एक फिजिसिस्ट होना ही चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। और देन आजकल जैसे मैंने बताया तुमको कि जैसे कोबाल्ट मशीन थी, वो पुरानी मशीन थी, वो सिंपल थी क्योंकि शुरू में टेक्नोलॉजी कोई भी इतनी एडवांस नहीं होती ना, टाइम के साथ जैसे जैसे चीज़ें बेटर होती हैं, लोगों की स्टडी उस पर बढ़ती है तो चीज़ें बेटर होती हैं, एडवांस होती हैं तो कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो फिजिसिस्ट की नॉलेज भी उतनी होनी चाहिए और फिजिसिस्ट का नंबर भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो अगर एक कोबाल्ट मशीन होगी तो हमें एक फिजिसिस्ट भी काफ़ी है, और अगर हमारे पास कोई एडवांस लीनियर एक्सेलेरेटर जैसी बड़ी मशीन होगी तो उसके लिए हम 2 फिजिसिस्ट बोलेंगे कि एक अगर प्लानिंग पे बिजी है तो दूसरा क्वालिटी अश्योरेंस, उसका टेस्टिंग वगैरह वो सब देख रहा है और उसके डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो दैट इज द क्राइटेरिया। सिमिलरली देन आगे दिस आई हैव टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो कौन सी यूनिवर्सिटीज एमएससी मेडिकल फिजिक्स कंडक्ट करवाती हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी आई हैव गिवन हियर। अपने यहाँ पे आई मीन देयर आर 2 पाथवे, अभी लेक्चर से पहले वी वर डिस्कसिंग, आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन दैट पाथवे, पर एक तो है जैसे जिसने बीएससी विद फिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स मैथ्स के साथ किया है बीएससी, दे कैन अपीयर फॉर एंट्रेंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी जहाँ पे एमएससी मेडिकल फिजिक्स होती है वहाँ पे, तो विजिबल नहीं है। आई विल सेंड यू ए लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज थ्रू डॉक्टर गिरीश, आप उनसे ले सकते हो, तो वहाँ से लेके आपको जहाँ दिल करे अप्लाई कर सकते हो। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि कोर्स के बारे में आप इंक्वायर करो, क्योंकि मैं एम्फेसाइज करती हूँ हमें फिजिसिस्ट तो चाहिए लेकिन हमें क्वालिटी वाले फिजिसिस्ट चाहिए जिनको चीज़ें आती हों। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे एमएससी को पढ़ाया जाता है अच्छी तरह, क्योंकि हमारा ये फील्ड इस तरह का है जहाँ पे क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको समझ ही नहीं है और आपकी नासमझी की वजह से किसी के पेशेंट को हार्म हो, आप सोच के देखो, आप इस चीज़ की तकलीफ तभी महसूस करोगे जब आपके परिवार का कोई पेशेंट हो, तो देन यू फील कि अरे मेरी एक मिस्टेक की वजह से किसी के साथ इतना बड़ा कुछ हो सकता है, या मेरा एक चीज़ जो थी मुझे नहीं आती थी इस प्रोसेस में से वो भी मिस हो जाने से क्या होगा। हम इस फील्ड में एक्यूरेसी 5% की अलाउ करते हैं और वो 5% की पूरे सारे रेडियोथेरेपी के वर्क प्रोसेस की इनएक्यूरेसी है, मतलब हर स्टेप की इनएक्यूरेसी 3% है, लेकिन किसी की कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से सीधा 15% या 20% का अंतर भी पड़ सकता है। आप सोचो जिसको डोज जो भी देना था उसको 20% हमने बढ़ा के दे दिया तो उसको उसके ऑर्गन का डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। तो बिकॉज वी आर
dealing with human beings. We are not dealing with machines or अलाइव चीज़ों के साथ हम अलाइव हैं ह्यूमन बींग्स, तो हम लाइफ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कोर्सेज तो चाहे अप्रूव्ड हैं, फीस भी बहुत चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इट्स योर रिस्क। मैं क्यों ऐसा अलार्म कर रही हूँ ऐसा बार बार, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, शुरू में स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होती, वो एडमिशन ले लेते हैं। वंस दे गेट एडमिशन, उनको तब तक भी पता नहीं होता, जब तक साल 2-1.5 साल निकल जाता है तो उनको फील्ड का थोड़ा समझ आता है, फीस भी खूब दे रहे होते हैं, लेकिन व्हेन दे एक्चुअली कम फॉर इंटर्नशिप तो उनको पता चलता है कि एक दूसरा स्टूडेंट जो मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहा है और वो दूसरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ या BRC से पढ़ा हुआ आया है, तो मेरे और उसके नॉलेज में कितना अंतर है। और वहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है कि ये यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया था, दूसरी यूनिवर्सिटी ने इसका स्टूडेंट मेरे से बेहतर जानता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी उसको बेटर मिलती है, सैलरी उसको बेटर मिलती है, तो दूसरे लोग हैं जो चाहे फिर, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आती है, पेरेंट्स के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो खर्चा करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको भी एक्सपेक्टेशन होती है कि टाइम के बाद दे विल अर्न। बट एक मॉरल एथिक्स भी है हमारे कि समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी पहले तो कुछ भी करके एडमिशन देते हैं, कुछ है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जो लाइक आपको एंट्रेंस स्ट्रिक्ट होता है, एंट्रेंस डिफिकल्ट होता है, बट आई वुड सजेस्ट डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम द टफ एंट्रेंस, गो फॉर इट। एक बार में क्लियर नहीं होगा, दूसरी बार होगा, पढ़ के हो जाएगा, लेकिन वो करी हुई पढ़ाई आपको कभी ना कभी काम आएगी, क्योंकि अगर शुरू में वो मेहनत नहीं की, आपने इजी एडमिशन ले लिया, जिसका एडमिशन जहाँ पे इजीली मिल रहा था बिना एंट्रेंस के या इजी एंट्रेंस से आपने ले लिया, पर वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो आप 2 साल तो निकाल लोगे, लेकिन बाद में RSO का एग्जाम नहीं निकलता है स्टूडेंट से। तो जब वो एग्जाम नहीं RSO का क्लियर होता है तो फिर स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, क्योंकि BRC ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि वो 3 अटेम्प्ट देते हैं स्टूडेंट को, तो 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो डिस्क्वालीफाइड फॉर ऑलवेज। तो देन दे कीप ऑन होल लाइफ दे कीप ऑन वर्किंग ऑन ए मेडिकल फिजिसिस्ट पोजीशन ओनली, दे कैन नेवर बिकम एज RSO, and even they cannot work as a chief medical physicist, they cannot lead a department or become a boss of your medical physics division or department, वो कर नहीं पाते कभी भी, तो आपका करियर आगे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है फिर, या फिर आपको उस वक्त इतनी मेहनत, क्योंकि जो पढ़ाई आपको सपोज 2 साल में करनी है और आप वहाँ नहीं करोगे, तो 3rd ईयर में जब वो ऐसी चीज़ आएगी कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम देना है, उसके लिए वो 2 साल की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप उसको 1 साल में कर पाओगे? पॉसिबल है वो करना, एकदम सारी चीज़ को एक ही साथ में प्रेशर के साथ करना? तो बेटर है शुरू से ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करके, जहाँ का कोर्स अच्छा है, जहाँ पढ़ाया अच्छा जाता है और जहाँ के बच्चे RSO पास भी कर रहे हैं, मतलब वो उतना अच्छी तरह पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे चूज़ करें आप लोग। चाहे उसके लिए एफर्ट लगता है लगने दो, दूर जाना पड़े जाओ, पास भी मत देखो, क्योंकि शुरू में अगर आराम देखोगे तो बाद में फिर वो आराम नहीं मिलेगा। तो शुरू में आराम जाता है, जाने दो, बाद में अच्छा हो जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी हैं। हॉस्पिटल में जैसे मैंने आपको बताया कि एक मशीन के पीछे एक फिजिसिस्ट है, तो जैसे जैसे अभी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं ट्रीटमेंट टेक्निक्स, उसमें 2 फिजिसिस्ट चाहिए एक मशीन के पीछे। RSO तो चलो एक ही होता है एक सेंटर पे, यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट बड़े और टीचिंग भी होता है, तो टीचिंग में भी मेडिकल फिजिसिस्ट का रोल है, प्लस वहाँ पे PhD चलता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपका रोल आ जाता है। इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री में भी रिसर्च में भी आता है, एज ए एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट भी आता है, मतलब आप कंपनी की तरफ से अगर मेडिकल फिजिसिस्ट हो तो आप और हॉस्पिटल में जाके एजुकेट करते हो फिजिसिस्ट को, या फिर आपका ट्रैवलिंग जॉब होती है कि अदर कंट्री में जाके भी आप लोग दे के आते हो वहाँ पे आपका एक्सपर्टीज़। तो सिमिलरली डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी PET-CT में है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, क्लिनिकल एकेडमिक बोथ, अदरवाइज भी सिंपल ऐसे स्टैंड अलोन सेंटर भी है जहाँ पे एकेडमिक नहीं होता मगर क्लिनिकल है। सिर्फ क्लिनिकल मतलब आप सिर्फ पेशेंट ट्रीटमेंट में आप कर रहे हो, पढ़ा नहीं रहे, उसमें रिसर्च का ज़्यादा नहीं होता, सिंपल जो स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर या हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी में एकेडमिक टाइड अप है, वहाँ पे होता है। और इंडस्ट्री में भी RSO का पोजीशन भी है इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ भी सेफ्टी चाहिए ना। अगर कहीं पे मशीन बना रहे हैं, सपोज वहाँ बना रहे हैं तो वहाँ टेस्टिंग भी कर रहे हैं,
तो वहाँ पे सेफ्टी में RSO का रोल आ जाता है, ठीक है, तो वो भी है। तो तीनों इसमें यहाँ पे आते हैं। और जो सैलरीज हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, सैलरीज आर गुड। द स्टार्टिंग सैलरी इज 50,000 एंड देन सैलरी इंक्रीज विद योर वर्क, लाइक इफ यू परफॉर्म गुड, इफ यू हैव a talent, and with experience you get more salaries. तो सैलरीज इवन गो विद एक्सपीरियंस, लाइक 5 साल 6 साल 7 साल के बाद सैलरी 1 लाख क्रॉस भी करती है, वैसा भी है। तो सैलरीज आर गुड, नो डाउट, मच बेटर देन अदर फील्ड्स। एंड देन हाँ, तो इसमें जो दूसरा पाथवे था वो मैंने छोड़ दिया, मैं बताया नहीं आपको। एक्चुअली वन इज दिस कि BSc करके आप MSc मेडिकल फिजिक्स करते हैं। दूसरा ये है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू गो फॉर इट, अगर किसी ने BSc फिजिक्स किया हो, MSc फिजिक्स किया हो, या MSc एस्ट्रोनॉमी या MSc कुछ ऐसा अप्लाइड फिजिक्स में किया हो और PhD किया हो, इवन दे कैन बिकम मेडिकल फिजिसिस्ट ऑल्सो। BRC का जैसे डिप्लोमा है, विच इज़ वन ऑफ द सबसे पुराना जो इंडिया का मेडिकल फिजिसिस्ट का के लिए जो पाथ था वो BRC का ही था। वो 1 ईयर का वहाँ डिप्लोमा होता है। तो दैट यू कैन 60% उसके लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए MSc के, MSc विद फिजिक्स 60% ऑफ मार्क्स मिनिमम, और देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। और वो 1 ईयर का है, लेकिन 1 ईयर इंटर्नशिप भी है उसके साथ, बट इंटर्नशिप देन बिकम पार्ट ऑफ योर करियर। आप उसमें सीखते हो, फिर बाद में जॉब लेके देन इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है, 10-15 हज़ार का मिलता है। बट अगेन मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि क्वालिटी वर्क करोगे तो मिलेगा। अगर कहीं खराब यूनिवर्सिटी में फंस गए, किसी ने पढ़ाया नहीं, तो ऐसे भी हैं, फिर लोग हायर नहीं करते, लेते ही नहीं हैं। तो फिर उस केस में प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, स्टाइपेंड लेने में, मतलब अच्छी जगह आपको इंटर्नशिप नहीं मिलता है, वो भी चीज़ें हैं। सो उसके लिए चूज ए गुड यूनिवर्सिटी, करेक्ट यूनिवर्सिटी। सो इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज दिस। पहले का जो टाइम था उसमें ये कहना कि सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है काफ़ी है, अब वैसा नहीं है। आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जो इस कोर्स में या इस फील्ड में फ्यूचर में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो अपने कॉम्पिटिशनल स्किल्स भी अच्छे बनाओ। वर्क ऑन कोडिंग, वर्क ऑन कंप्यूटर साइंसेस, पाइथन, मैटलैब, ऐसे स्किल्स क्रिएट करो। लाइक सर वर्क करते हैं गिरीश सर, तो उनको लैब में हेल्प करो, ऐसी चीज़ें लेके जाओ उनके पास, खुद ट्राई करो। ऑनलाइन सीखने के लिए बहुत कुछ है, जिसको सीखना है, वर्ल्ड इज ओपन, स्काई इज ए लिमिट, वो सीख सकते हैं, बहुत है। यूट्यूब पे सीख सकते हैं, बैठोगे गूगल पे सर्च करो, आजकल सबके फ़ोन के ऊपर गूगल है, तो एनीबडी कैन सर्च एंड फाइंड आउट कि कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें मेडिकल फिजिक्स का फ्यूचर है आने वाले टाइम में। तो कोई यूनिवर्सिटी सिखाए ना सिखाए, लेकिन कीप दिस इन माइंड, ये सब चीज़ें अपनी स्टडी के साथ इंटीग्रेट करके रखो, फ्यूचर में काम आएंगी। क्योंकि दिस फील्ड इज वर्क्स विद ए वेरी एडवांस्ड इक्विपमेंट, जो एल्गोरिदम्स पे वर्क कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, तो फिजिसिस्ट को भी उतना नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। सैचुरेशन में भी देयर इन फील्ड, कभी हो सकता है कि ऐसा होगी, अरे इंटर्नशिप लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब लेने में, बट अगर अच्छा काम करेगा कोई, अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा मेहनत करेगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी किसी फील्ड में भी नहीं आती, अगर आप अच्छी तरह इंटरेस्ट लेके वर्क करते हो, स्टडी करते हो तो। थैंक यू सो मच, आई एंड माई टॉक हियर।